न्यूट्रलाइज। अब ये रिकम्बाइन हुआ और न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरा नंबर, विड्थ ऑफ न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म डिप्लेशन लेयर by which it produce depletion layer, इसे बच्चों डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, जो इसकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी, बच्चों जो विड्थ है वो क्या डिटरमाइन करेगा, उसे क्या मेजर करेंगे हम, उसे क्या पता चलेगा? मोर विड्थ मोर रेजिस्टेंस। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर रिप्रेजेंट एज रेजिस्टेंस। इज रेजिस्टेंस, उसी को मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। मतलब मोर विड्थ मोर रेजिस्टेंस, लेस विड्थ लेस रेजिस्टेंस। लिखा है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज रेजिस्टेंस, पर वो किस सेंस में है उसको नीचे लिख लेना एक लाइन। मोर विड्थ मोर रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंसंट्रेशन, मतलब जो डोपिंग आपने की है, अगर वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होगी। मैंने क्या बोला समझे? अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी विड्थ क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। मोर कंसंट्रेशन लेस विड्थ लेस रेजिस्टेंस। ये उल्टा है यहाँ पे। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दोगे उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मोर कंसंट्रेशन लेस विड्थ लेस रेजिस्टेंस, ये पेपर में आता है। मोर विड्थ मोर रेजिस्टेंस यहाँ लिखा है, इसके नीचे लिखेंगे नंबर 2, लेस कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन? मेजॉरिटी की माइनॉरिटी है? ये जो डिप्लेशन लेयर बना है किससे बना है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से? तो मेजॉरिटी का कंसंट्रेशन लिखना होगा। तो लेस मेजॉरिटी कंसंट्रेशन। बच्चों खड़बड़ मत करो, चुपचाप लिखो शांति से। लेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेस मेजॉरिटी कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन लिखा है। लेस विड्थ, लेस नहीं, मोर विड्थ, मोर विड्थ, मोर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम तो डिप्थ ज़्यादा, विड्थ ज़्यादा, और इसका विड्थ अधिक होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मोर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, नीचे लिखेंगे मोर रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना स्पीड ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा?
स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों स्पीड ज़्यादा होगा? कंसंट्रेशन ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो फील्ड ज़्यादा, और फील्ड ज़्यादा तो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन स्पीड ज़्यादा, और ज़्यादा स्पीड से टकराएगा तो बहुत कम दूरी में डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। और अगर स्पीड कम होगा तो काफ़ी दूर तक वो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा। स्पीड कम होगा तो रिकम्बिनेशन का जो गैप है, डिस्टेंस, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही कम विड्थ आएगा। तो बताओ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करें? कंसंट्रेशन कम कर दो। और रेजिस्टेंस घटाना है तो क्या करें? कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दो। ये इस लाइन में लिखा गया है। अब बच्चों बताओ ये क्या क्या यहाँ पे बना? पहले क्या बना? पहले नंबर पे क्या लिखा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन एंड बिकम न्यूट्रलाइज बाय विच इट प्रोड्यूस डिप्लेशन लेयर। एंड नेक्स्ट वन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज रेजिस्टेंस मेजर्ड एज रेजिस्टेंस। फिर उसे क्लियर करने के लिए लिखा है कि मोर विड्थ मोर रेजिस्टेंस। फिर लिखा है कि वाई विड्थ मोर? बिकॉज देयर विल लेस मेजॉरिटी कंसंट्रेशन। तो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन लेस है तो विड्थ ज़्यादा होगा। एक कहानी ये कंप्लीट हो गई। और क्या बनेगा? पोटेंशियल बैरियर बना। पोटेंशियल बैरियर कितने कितने वोल्ट का, वो लिख लेना नंबर 2 पे। बच्चों इधर मैं लिखूँगा अभी साइड में। अब आप लोगों ने जब कॉन्टैक्ट में रखा तो और क्या हुआ? एक तो रेजिस्टेंस बना, और क्या हुआ? इट प्रोड्यूस पोटेंशियल बैरियर। इट प्रोड्यूस पोटेंशियल बैरियर। इट प्रोड्यूस पोटेंशियल बैरियर। फॉर सिलिकॉन डेल्टा V बराबर 0.7 वोल्ट। फॉर जर्मेनियम डेल्टा V बराबर 0.3 वोल्ट। अब ये बताना ये बैरियर का मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वापस रीजनरेशन, अभी क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और अब हम क्या जानना चाहेंगे? रीजनरेशन। इसे फिर से सेपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सेपरेट तो करेंगे, क्योंकि जिसको मैं बड़े मुश्किल से बनाया था और मेरे थोड़ी सी गलती से मिल चुका है, तो उसे मिला तो नहीं रहने देंगे, उसे हम अलग तो करेंगे। तो अलग करेंगे ये तो डेफिनेट है, पर वो बता रहा है, सर्किट बता रहा है, ये बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू रीजनरेट then you should apply more voltage as more than potential barrier. If you apply external battery more than 0.7 volt, then silicon PN junction diode will regenerate. तो जो रिकम्बिनेशन हुआ है, अगर वो सिलिकॉन का डायोड है तो आपको कितना बैटरी लगानी पड़ेगी? 0.7 से ज़्यादा। तो फिर वो क्या होगा? रीजनरेशन। और जर्मेनियम है तो 0.3 से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे? कब क्या करेगा? वो दोबारा से अलग हो जाएगा। तो बच्चों रिकम्बिनेशन को रीजनरेट करनी है, मतलब मेरे को जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है फिर से अलग करना है। तो फॉर दैट पर्पज वी शुड अप्लाई एक्स्ट्रा बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स हैविंग मोर पोटेंशियल। तो मोर पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा? फ्रॉम मेजर्ड, किससे मेजरमेंट करोगे? किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? तो इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, और जर्मेनियम है तो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ेगा। ये मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन आपको भी उतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब बच्चों तीसरा और क्या बना? क्या क्या बन गया? पोटेंशियल बैरियर आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, और कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर भी बना है। वन प्लेट इज नेगेटिव, अनदर प्लेट इज, वन प्लेट इज नेगेटिव
अनदर प्लेट इज पॉजिटिव। पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, और अभी क्या हो गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देयर आर टू प्लेट, वन इज नेगेटिव चार्ज, अनदर इज पॉजिटिव चार्ज। बिटवीन दीज टू प्लेट हियर इज लाइक एज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये क्या है, लाइक एज डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है। और जब दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। तो बच्चों इसको कांटेक्ट में रखने के बाद क्या क्या बना, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल बैरियर और कैपेसिटर, तीन चीज़ बना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पी टाइप और एन टाइप को कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा, आपको तीन ऐसे लिखना है। पहला क्या बनाना है, पोटेंशियल बैरियर। दूसरा क्या बताना है, रेजिस्टेंस। तीसरा क्या बताना है, कैपेसिटर। तो अब तीसरा नंबर लिखोगे, आल्सो कैपेसिटर when p type and n type in contact। थर्ड नंबर, यही सब लिखना पड़ता है, क्या हुआ क्या क्या हुआ वही लिख डालो। when p type and n type in contact, then form junction capacitor, from junction capacitor, form junction capacitor of capacitance, of capacitance। बच्चों इसकी जो कैपेसिटेंस होती है नियरली इक्वल टू 10 पिकोफैरड। पिकोफैरड ये वैल्यू है, जिसको मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरे सिलेबस में नहीं है, बस नाम है, उसकी वैल्यू लिख के तब चल रहा हूँ। 10 पिकोफैरड, पिकोफैरड। तो क्या बनाना चाह रहे थे, ज़रा सोच के बताना बच्चों। शुरुआत हमने क्या सोचा था कि बैटरी बनेगा, कितना उल्टा हुआ। बनाने जा रहे थे बैटरी, पहला तो गड़बड़ी ये हुआ कि सब मिल गया, जो बड़ी मुश्किल से 2 दिन से उसको बना रहे थे, सब मिल के ख़त्म हो गया। और इसके बाद फिर मैंने देखा कि पॉजिटिव के बैटरी के बजाय नेगेटिव बैटरी बन गई। बनी बैटरी लेकिन ज़्यादा वोल्ट की नहीं, बहुत कम वोल्ट की, क्योंकि मेजॉरिटी वाले तो ख़त्म हो गए। जिससे बैटरी बनना था वो तो ख़त्म हो गए। जो नेगेटिव वाले थोड़े थोड़े माइनॉरिटी वाले बचे थे, उसी से हमें क्या बनी, रिवर्स बैटरी। तो बैटरी बनी, लेकिन कौन सी बैटरी, रिवर्स। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बैरियर। अगर रिवर्स ना होता तो बैरियर ना बोलते। तो बैरियर बन गया, और लास्ट तक आते आते क्या बन गया, सेमीकंडक्टर। ये सब बन के तैयार हो गया। अब क्या करें, सब ख़त्म हो गया, जो बनाए सब बिगड़ गया। अब मैं फिर तैयारी कर लिया कि बिगड़ गया कोई बात नहीं, हार मानने वाले नहीं। अब कुछ और सोचने लगा। अब क्या सोचना है, पहला चैलेंज क्या है, रीजनरेशन। अब क्या करना है, रिकम्बिनेशन की रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब बच्चों रीजनरेशन के लिए चल रहा हूँ। देखो यही फिजिक्स, एक बार बनाओ एक बार बिगाड़ो। अभी बनाया बिगाड़ा, फिर बनाओ, अब फिर उसे बिगाड़, इसको फिर डिफ़र करेंगे। अब आगे लिखोगे, इसके आगे एक कहानी ख़त्म हो गई। अब आप लिखोगे बायसिंग, बायसिंग फॉर रीजनरेशन। बच्चों लिखा जा रहा बायसिंग फॉर रीजनरेशन। अब इसको रीजनरेशन के लिए बायसिंग करनी है। बायसिंग का मतलब समझते हैं, बायसिंग, बायसिंग का मतलब है डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वो मिल तो गया है, अब वो तो मिल ही गया है, वो तो ख़त्म हो ही गया है, पर उसको मैं फिर से अलग करना चाहता हूँ। तो अलग करने का स्ट्रेटजी क्या है, जहाँ पे वो मिला है, जिस जगह गया है, वहाँ पे मैं उसको बायस्ड करूँगा। बायस्ड माने
उसको मैं अगेंस्ट करूँगा। जैसे बोलते भड़का देना, बागी बना देना, जहाँ है वहीं से लड़ाई करके भाग आए। अब मैं उसको क्या करूँगा, ऐसा उसको ज्ञान दूंगा तो वहाँ से लड़के भागा और उसको मेरे को हटाना है। अब उसके लिए दो तरीका है। एक होता है कि उसको हम थोड़ा लालच देंगे। लालच देना समझते हो? उसको मैं बोलूँगा कि ऐसा तुम वहाँ चले आओ, तुमको मैं ये चीज़ कर दूँगा, मैं वो चीज़ कर दूँगा, और हो सकता है मेरे लालच में आ ही जाए तो मेरा काम तो हो गया। और अगर नहीं आएगा, लालच देने पे नहीं आएगा, तब मैं सीधे नहीं मानेगा तो टेढ़े वाले से तरीके से मनाऊँगा। तब उसको मैं दूसरे तरह से, तब मैं उसको क्या करूँगा, हैरेस करूँगा, टॉर्च करूँगा कि तुमको आना ही आना पड़ेगा। बच्चों, मैंने ठान लिया तो आना ही पड़ेगा। अब बायसिंग यहाँ दो तरह का है। एक है कि सही से आ जाओ, और दूसरा है नहीं तो दूसरे तरह से लाऊंगा। तो पहला बायसिंग क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब लिखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, इसमें पी टाइप, बच्चों शांत होकर समझते रहेंगे बस। आपका बस छोटा ही छोटा बात है, कभी पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यही सब वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वही कोई वर्ड मिल जाएगा, तो वही उसका आंसर जो आपको समझ आया रहेगा टिक कर लेना। और स्कूल वाले बच्चों को पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे चित्र बनाना है, 2-3 पॉइंट लिखना है, ऐसे चलना होगा। फॉरवर्ड बायस माने पी टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ऑफ सोर्स। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप, बच्चों कोई बोल रहे हैं मुंह बंद रखो चुपचाप, एन टाइप विथ, शांत रहो, बोलते रहते तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता, तब लगता है कि छुट्टी करो, जल्दी से ख़त्म करो, भगाओ इन सबको। तो पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ोगे, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ोगे, तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है जैसे को तैसा, पी को प्लस से और एन को माइनस से। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है इस तरह, इधर है पी टाइप, उधर मत लिखो, नीचे लिखो, इधर है पी टाइप, इधर है एन टाइप। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। रिकम्बिनेशन में जो कैरियर बचते हैं, जो चार्ज कंसंट्रेशन बचते हैं, वो कौन वाले होते हैं? मेजॉरिटी होते हैं कि माइनॉरिटी? और कौन मिल गए हैं? मेजॉरिटी। और हमने डोपिंग करके क्या डेवलप की थी? मेजॉरिटी। और वो जो बनाया वो क्या हो गए? चौपट। पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट मिला, सब खत्म, यहाँ हो गया है सब चौपट। अब इधर की तरफ यहाँ होल है, वाइट से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये होल, ये होल रिकम्बिनेशन वाले, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन है। यहाँ बच्चों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीबी। वीबी माने पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन होगा तो कितने वोल्ट का? 0.3। जर्मेनियम उल्टा, सिलिकॉन होगा तो कितने वोल्ट का? 0.7, और जर्मेनियम होगा तो 0.3। ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ लग गया। आपने जो बैटरी पाया वो बना हुआ है, यही बैटरी पाया है, यही बैटरी पाया है, यही फ़ायदा पाए हो मिलाकर, वही मिला है। 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, यही बैटरी बनी है। समझ गए क्या बनी है?
अगर हमने मिलाया तो बैटरी बनी है, और कितने वोल्ट की? 0.3 जर्मेनियम के लिए और 0.7 सिलिकॉन के लिए। मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि पी टाइप एन टाइप को मिलाया तो बैटरी बनी तो कितने वोल्ट की, तो कितने वोल्ट की बताओगे? जर्मेनियम है तो 0.3 और सिलिकॉन है तो 0.7। अब कोई पूछे कि बैटरी क्यों आप फेवर कर रहे हैं, आप क्या यही चाह रहे? तो बोलते नहीं, ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि उल्टी बैटरी बन गई। पी की तरफ माइनस टर्मिनल है और एन की तरफ प्लस, वो उल्टी बैटरी बनी है, ये गड़बड़ है। अब क्या कर रहे हैं आप बच्चों, इधर सुनो, आप समझने की ज़्यादा बात है। पी टाइप को मैंने क्या बोला? प्लस से, और एन टाइप को माइनस से। ये जो बैटरी का वोल्ट है इसे होना चाहिए ग्रेटर देन किससे? वी बी, यही लिखा था ना अभी। इफ़ आर रीजनरेशन अप्लाइड पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर दैन पोटेंशियल बैरियर, तभी तो अलग कर पाएगा। अब मैंने बड़ी बैटरी लगा दी, अब इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वोल्ट बढ़ाऊंगा। बच्चों वोल्ट बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन में आप यहाँ पे देखते जाएं, कुछ बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं होता यहाँ। जब आप बैटरी जब वोल्ट बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्लस अपनी ओर पुल करेगा, और इधर नेगेटिव क्या करेगा? होल को पुल करेगा। बच्चों फिर कहानी क्या हो गई? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस एज पोटेंशियल इंक्रीजेस। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाओगे, ये लगा दिया ना, ये वेरिएबल कर दिया। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, करंट मिलेगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। तो क्या हुआ? आफ्टर इंक्रीज इन वोल्टेज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, हैंस वी गेट करंट as well as resistance will also decrease, resistance also decreases, या width of depletion layer also decreases। तो जो sequence हमें समझ आ रहा है पहले मैं उसे लिखूँगा। यहाँ पे मैंने V लिखा है, V increases, V बढ़ाया जा रहा है। बच्चों पहला इफेक्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, रीजनरेटेड, जनरेटेड के बजाय रीजनरेटेड लिखना चाहिए, क्योंकि पहले हमने जनरेट किया था, दोबारा हो रहा है रीजनरेटेड। अब इसकी वजह से वी गेट डायोड करंट। अब कौन सा करंट बोलोगे? ड्रिफ्ट करंट कि डिफ्यूजन करंट? ना तो ड्रिफ्ट करंट ना तो डिफ्यूजन करंट, अब दोनों का मिलकर आ रहा है। दोनों साइड के कैरियर एक साथ करंट डेवलप कर रहे हैं, तो उस करंट का नाम क्या पड़ा? डायोड करंट। अब ये डायोड करंट है, और डायोड करंट I इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल EV अपान KT माइनस 1, ये डायोड करंट इक्वेशन है। तो बच्चों डायोड करंट I बराबर आई नॉट, V माने अप्लाइड पोटेंशियल, T टेम्परेचर है, 1 है, ये इक्वेशन इसे बोलते हैं डायोड इक्वेशन। आई नॉट सैचुरेशन करंट, आई नॉट कौन सी करंट है? सैचुरेशन मिनिमम होता है कि मैक्सिमम? मैक्सिमम करंट, ये सैचुरेशन करंट। बच्चों ये करंट आपको मिलेगी। 2 पॉइंट हो गया। तो समझ गए क्या हुआ? वोल्टेज बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, और जैसे जनरेट हुआ खटाखट करंट आ गई, और करंट की वैल्यू ये आ गई, और इसे हम लोग कहते हैं डायोड करंट। इसके बाद फिर तीसरा नंबर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर यही लिखना होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे स्कूल कॉपी लिखोगे। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, यही किताब में भी लिखा है। किताब पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, वो इतना मिला दिया है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसको अलग अलग करके दिखाया जा रहा है कि हो क्या रहा है।
विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस डिक्रीजेस। इन फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस RF बराबर क्या लिखोगे, डेल V अपान डेल I। पार्शियल डेरिवेटिव लिखा, वाई पार्शियल डेरिवेटिव, बिकॉज वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ, बिकॉज करंट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज एज वेल एज टेम्परेचर। ये करंट किसका फंक्शन है, वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों का। अगर कोई चीज़ दो चीज़ पे डिपेंड करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो RF बराबर बच्चों आप लिखोगे डेल V अपान डेल I। ये हुआ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर T बराबर 300 केल्विन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सब लिख पढ़ लेना। तो RF बराबर आएगा 0.026 अपान I एम्पियर में, और ये आएगा ओम में। क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा। बच्चों, इफ डायोड करंट इज 1 एम्पियर तो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, इट इज इक्वल टू 26 मिली ओम। कितना आएगा, 26 मिली ओम। ये डेटा है, एग्ज़ाम में पूछा है, प्रैक्टिकल की किताब में लिखा है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस करंट के साथ वेरी करेगा, और इफ़ करंट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना आंसर है, 26 मिली ओम। समझ आई बात। अगर मैं अब आपसे बोल दूं कि इफ़ डायोड करंट इज 5 एम्पियर तो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, इजली आप निकाल लोगे। अब बस आपको डायोड करंट देता जाऊं, रेजिस्टेंस निकालते जाना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। बच्चों, ये 2 पॉइंट यहाँ पे समझ आई, समझ में आ गया, लिख लिया। करंट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, ये आएगा। करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा। अब इसमें और कुछ नहीं है, अब चित्र बनाएंगे, फॉरवर्ड बायस का फिगर बनाएंगे। बताओ, रीजनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन होल फिर से मिले कि नहीं, नहीं मिले। इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी मिला और फ़ायदा भी हुआ, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं होता, जो कुछ हो अच्छा ही हो रहा है। उस समय लग रहा है कि क्या हो गया है, तो सब चौपट हो गया, उसमें भी फ़ायदा हुआ। एक तो वो फ़ायदा हुआ कि वहाँ भी डिफ्यूजन करंट पाए, वहाँ भी पोटेंशियल बैरियर बने, एक नेगेटिव बैटरी बनाए, और फ़ायदा अभी क्या हुआ, डायोड बन गया, डायोड करंट मिल गया। तो इसलिए हर प्रॉब्लम में भी अच्छा होता है, इसलिए कभी हारना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने फिर से कुछ अच्छा ही पाया। अब बच्चों, इसका ग्राफिकल अगर ग्राफ दिखाना हो तो दिखा लेना। इधर वोल्ट है, डायोड करंट कब मिलेगा, व्हेन एक्सटर्नल वोल्ट इज मोर देन पोटेंशियल बैरियर। क्यों, पोटेंशियल बैरियर से जब ज़्यादा करोगे तब जनरेशन होगा ना। इसका मतलब जो एक्सटर्नल वोल्ट लगाएं वो कितना होना चाहिए, पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 0.3 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है 0.7 वोल्ट, ये पोटेंशियल बैरियर है। जब आप वोल्ट बढ़ाने लगोगे तो ऐसे करंट आएगा, ऐसे आएगा।
बच्चों ऐसे करंट आएगा। ये कब आएगा? जब ये होगा सिलिकॉन, और ये तब आएगा जब होगा जर्मेनियम। ये जो 0.3 वोल्ट है, इसका नाम क्या है? इसे हम लोग कौन सा वोल्ट कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इधर करंट है बच्चों, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज मैंने लिखा है। नी वोल्टेज माने वो घुटना जैसा क्या दिख रहा है? कहीं ऐसे घुटना दिखता है। हम लोग फिजिक्स के लोग हैं, जो दिखेगा वही लिखेंगे। घुटना बनेगा तो घुटना लिखेंगे, हाथ बनेगा तो हाथ वोल्ट लिख देंगे, जो बनेगा वही लिख देंगे। तो उसको मैंने क्या नाम रखा? नी वोल्ट। और जब इस वोल्ट से ज़्यादा गया तो करंट मिलने लगा, अगर उससे कम है तो करंट नहीं मिलेगा। तो नी वोल्ट, और इसी को कहेंगे कट इन वोल्ट। कौन वोल्ट? कट इन, कट ऑफ नहीं। उससे ज़्यादा हुआ तो ऑफ नहीं हुआ, मिलने लगा। अब अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो जीरो हो जाए तो क्या बोलोगे? कट ऑफ। और अगर उससे ज़्यादा हो जाए, कुछ करंट वरंट मिले तो कट इन। इसका नाम पड़ा कट इन वोल्टेज। ये कट इन वोल्टेज है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। तो बच्चों ये तीनों नाम समझ आ गया। ये एग्ज़ाम में, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन लिख देता है कि कट इन वोल्ट इतना है, या लिख देगा नी वोल्ट इतना है। तो नाम नहीं जानते रहेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे ना कि कौन सा वोल्ट है, ये तो कहीं देखा ही नहीं था, इसलिए लिखा दिया कि देख लो। बच्चों ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आया? कैसे करंट पाया? अब लिखो रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के बाद रिवर्स बायसिंग। हटाएं इसे। रिवर्स बायसिंग। बच्चों रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? पी टाइप विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल